Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confianza Education. आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 4th वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये उसका पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, हाउ इज आ मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन, कि जो भी बड़े बड़े पॉलिसीज बनती है कंट्री में वो कौन बनाता है, ये उनके डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, वो चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक द डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं जो डिसीजंस को बनाते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द मेन पॉइंट्स इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है किसका, स्टेट का, कंट्री का। जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, तो इंडिया का हेड है स्टैम्प पे, सॉरी इंडिया के हेड जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि स्टैम्प पे द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, वो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होती है कंट्री की, मतलब अगर कंट्री का रिप्रेजेंटेशन देखना है कौन प्रमुख है तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है, इस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। जो अभी इंडियन गवर्नमेंट चल रही है उसके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, और वही गवर्नमेंट की सारी पावर को एक्सरसाइज यूज करते हैं, और वही जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेते हैं, कब, जब कैबिनेट की मीटिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज। जो पार्लियामेंट होती है, अब पार्लियामेंट क्या चीज है ये अभी हम आगे चैप्टर में करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में पार्लियामेंट के ऊपर। तो अभी देखो, पार्लियामेंट में तीन लोग होते हैं मेन, सॉरी तीन, एक लोग और दो इंस्टीट्यूशंस मान लो। एक प्रेसिडेंट, ये पद है, देश का सबसे बड़ा पद प्रेसिडेंट, ये भी पार्लियामेंट में होता है। और दो हाउसेज होती हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। और सपोर्ट किसका होना चाहिए, लोकसभा का सपोर्ट होना चाहिए। राज्यसभा के सपोर्ट से काम नहीं चलेगा कि राज्यसभा में सब लोग उसे सपोर्ट कर रहे तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, सो ऐसा नहीं होगा। लोकसभा में सपोर्ट चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और लोकसभा में उसे सिर्फ ये नहीं कि एक दो लोग सपोर्ट कर रहे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, नहीं, जितने भी लोग हैं लोकसभा में उसमें से मेजोरिटी ऑफ द लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल को सपोर्ट करना होगा, किसको, प्राइम मिनिस्टर को, तभी कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, और वो इसके और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, वो आगे हम करेंगे डिस्कस। ठीक, पर अभी यहाँ पे इसे याद रखो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा में सपोर्ट होना जरूरी है। फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नॉमिनेट मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से, सिफारिश से ही प्रेसिडेंट जो होता है वो मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते हैं। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर एक पॉइंट है, हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम। यहाँ पे किस मेमोरेंडम की बात हो रही है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, कि हमने एक ऑर्डर देखा था, मेमोरेंडम देखा था 36012, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई थी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो वो मेमोरेंडम कैसे इशू हुआ, ये कौन डिसाइड करेगा कि मेमोरेंडम में क्या बातें होंगी, क्या चीजें होगा, उसे इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, तो ये सारी चीजें अब हम जानते हैं। ठीक, तो पहला, द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आया कि हाँ मेमोरेंडम इशू कर देना चाहिए, अब रिजर्वेशन कर देना चाहिए इस क्लास के लिए या इस क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो किसी के भी मन में आया कोई भी कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। या प्राइम मिनिस्टर के मन में आया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कल से ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है, नहीं, तो भी नहीं हो सकता। ना ही प्राइम मिनिस्टर के चाहने से होगा, ना ही प्रेसिडेंट के चाहने से होगा।
इसकी एक लॉन्ग चेन प्रोसेस होती है, इवेंट्स होते हैं जिससे उसको गुजरना पड़ता है, एक एक प्रोसेस होके गुजरना पड़ता है, तब जाके कोई मेमोरेंडम इशू होता है या फिर कोई पॉलिसी बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस मेमोरेंडम 36012 को देखेंगे कि वो कैसे क्रिएट हुआ था। ठीक, तो पहले तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी कब 1979 पे, उसने एक कमीशन अपॉइंट किया। कौन सा? सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। ठीक है, इस एक समझ लो एक छोटे सा ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप में छोटा सा ग्रुप अपॉइंट किया जिसका काम था चेक करना, पूरे देश में सर्वे करना और देखना कितनी बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी सिचुएशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए या कितना देना चाहिए, उनकी स्थितियों को, सिचुएशंस को सुधारने के लिए, पहले से बेटर करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो ये सारी चीजें देखना किसका काम था? इसी कमीशन का काम था। ठीक है, यह अपॉइंट कब हुआ था? 1979 में। अब इस कमीशन को हेड कौन कर रहा था? बीपी मंडल साहब। बीपी मंडल साहब इस कमीशन को हेड कर रहे थे, या इस कमीशन के वो लोग हेड थे। ठीक, अब ये नहीं कि इस कमीशन में सिर्फ बीपी मंडल साहब थे, नहीं और भी लोग थे, पर हेड जो थे इस कमीशन के वो बीपी मंडल साहब ही थे। ठीक, और इसी कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी कमीशन को, क्योंकि ये हेड बीपी मंडल के द्वारा हो रहा था, तो इस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द कमीशन, जो कमीशन था, द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी 1980 में, और मेड मैनी रिकमेंडेशन, उन्होंने कई सारी रिकमेंडेशंस दी अपनी रिपोर्ट में कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने से अदर बैकवर्ड क्लासेस को हम अपर लेवल पे ला सकते हैं या उनके सिचुएशन को सुधार सकते हैं। उन रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन ये भी थी 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक, जो भी पिछड़े लोग हैं सामाजिक तौर पे या शैक्षणिक तौर पे, जिनको पास एजुकेशन नहीं है या सोशली वेल्थ नहीं है, अच्छी सम्मान प्रतिष्ठा वाले समाज में नहीं रह पा रहे, तो ऐसे लोगों को 27% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक, तो ये था। अब देखते हैं आगे। For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the Commission's recommendations. ठीक है, अब देखो कई सालों तक जो पार्लियामेंटेरियंस थे, मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, और कई सारी पार्टीज थी, जैसे हमने पार्टीज का भी चैप्टर किया हुआ है, आपको वीडियो मिल जाएगी, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन है। पर पार्टीज नॉर्मली समझ लो, हम पार्टीज की बात कर रहे हैं जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, ये उसमें बहुत पहले की बात है, तो ये कुछ पार्टीज थी। ठीक, तो ऐसे ही और भी पार्टीज थी जो डिमांड कर रही थी कि जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है, मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। ठीक, फिर ऐसे ही चलता रहा और क्या आ गया, लोकसभा के इलेक्शंस आ गए। कब? 1989 में। अब जब लोकसभा के इलेक्शंस आ गए तो सारी पार्टी क्या करती है, अपने घोषणा पत्र देती है कि वो जीतेगी तो ये काम करेगी, जैसे कि राम मंदिर बनवाएगी, 370 रिवोक करेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी कहते कि लाइट पानी बिल के सब बिल्स फ्री करेगी, बसेस फ्री करेगी फीमेल्स के लिए, स्कूल्स हॉस्पिटल्स को अच्छा करेंगी। तो सबके क्या होते हैं, अपने अपने घोषणा पत्र होते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट्स होती हैं कि वो जीतने के बाद ये काम करेंगे। ऐसे ही जनता दल था, जनता दल ने भी अपने घोषणा पत्र में अनाउंसमेंट में कहा था कि अगर वो जीतेगी तो वो कमीशंस की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक, तो फिर जनता दल जीत जाती है 1989 के इलेक्शंस पे, और जीतने के बाद क्या होता है, जो उनके लीडर होते हैं वीपी सिंह, वो क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जनता दल के। अब उसके बाद उनके जीतने के बाद कमीशन के मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया जाता है। तो पहले तो क्या, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस्ड द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन।
तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे 1989 के समय पे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, मतलब पार्लियामेंट में अपना भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस कर दिया क्या, इंटेंशन, मतलब गवर्नमेंट के इंटेंशन को अनाउंस कर दिया कि गवर्नमेंट चाह रही है रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना। कौन की रिकमेंडेशंस को, मंडल कमीशंस की रिकमेंडेशंस को, ठीक। फिर ऑन 6 अगस्त 1990, 6 अगस्त 1990 को क्या हुआ, जो यूनियन कैबिनेट थी, यूनियन कैबिनेट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फॉर्मल डिसीजन ले लिया, मतलब अब औपचारिक रूप पे भी, कानूनी तौर पे भी इस रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिए गए, ठीक है, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया, फॉर्मल डिसीजन लिया गया कि अब इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, औपचारिक तौर पे सारी फॉर्मेलिटीज की गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इन्फॉर्म किया, कहाँ पे, पार्लियामेंट्री में, अपने डिसीजन के बारे में, ठीक है, कि थ्रो अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी करी कि ये जो इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंट किया जाना है, किया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद इसी डिसीजन को, जो डिसीजन फॉर्मल डिसीजन लिया गया था, किसके थ्रू, यूनियन कैबिनेट के थ्रू, यूनियन कैबिनेट ने फॉर्मल डिसीजन लिया था, तो इसी डिसीजन को कैबिनेट ने भेजा किसके पास, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास अपना उन्होंने डिसीजन भेजा, और वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट क्या होता है, किसी भी काम को करने, जैसे एक मैसेज टाइप कर रहे हो, तो मैसेज से आप पहले एक मैसेज टाइप करते हो, देखते हो उसमें फिर की सारी चीजें सही लिखी हैं, ये गलत लिखी है, अगर कुछ गलत होता है तो उसको आप करेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। तो ऐसे ही ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक है, उस ऑर्डर का, डिसीजन का, ठीक है, डिसीजन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। एंड ऑर्डर इन लाइन, ठीक है, विद द कैबिनेट डिसीजन, तो जो भी कैबिनेट डिसीजन था उसी के बेस पे एक ऑर्डर तैयार किया गया, एंड टू द मिनिस्टर्स अप्रूवल, और मिनिस्टर्स का अप्रूवल लिया गया, मिनिस्टर्स की मंजूरी ली गई, और फिर एक ऑफिसर ने उसको साइन कर दिया उस ऑर्डर को, और ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब उनके तरफ से उन्होंने उस ऑर्डर को साइन किया, और दिस वाज हाउ, और इसी तरीके से वो मेमोरेंडम तैयार हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया। वो बॉर्न हुआ कब, 13 अगस्त 1990 को, ठीक है, याद है ना, जनरल सेक्रेटरी ने साइन किया था ऑर्डर को। तो इस तरीके से वो मेमोरेंडम बना था, ठीक है, वो मेमोरेंडम आया अभी 13 अगस्त 1919 को, देखो 1990 को, 1979 में रिकमेंडेशंस हुई, मतलब कमीशन अपॉइंट किया गया, और कमीशन अपॉइंट करने के बाद 1990 में जाके वो ऑर्डर इशू हुआ। कितने साल लग गए, 11 ईयर्स लगे अप्रोक्सिस उसको होने में। अभी भी ये टाइम खत्म नहीं हुआ, अभी भी उसके बाद देखो क्या हो। It led to widespread protest and counter protest, some of which were violent. अब जैसे ये ऑर्डर इशू हुआ उसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट चालू हो गए, और उसके काउंटर में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गए, कि कुछ लोग तो चाहते थे ये ऑर्डर इशू हो, कुछ नहीं चाहते थे। जो नहीं चाहते थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, और जो चाहते थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी तरीके से ये कुछ प्रोटेस्ट जो हो गए वो वायलेंट भी हो गए, लड़ाई हुई उनमें, दंगे वगैरह हुए, और दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। अब ये जो डिसीजन लिया गया था उससे कई सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी पे असर पड़ने वाला था। आप जैसे कहीं पे देखो गवर्नमेंट जॉब आई, उसमें से 10,000 वैकेंसीज आई। अब 10,000 वैकेंसीज में का मतलब है 27% अब रिजर्व हो गई। 27% रिजर्व होने का मतलब क्या है, 2,700 सीट्स जो थी अब वो रिजर्व हो गई। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज पे कई बहुत लंबा इफेक्ट पड़ा ना, असर पड़ा। अब इतनी सीटें हैं ऐसी हैं जो जनरल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिजर्वेशन वालों के लिए ही होंगी। तो कई सारी जॉब्स तो ऐसे ही 2,700 जॉब्स तो जनरल के लिए वैसे ही वैकेंसीज खत्म हो गई। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट होने लगा था, ठीक है। Some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated
जॉब रिजर्वेशन। अब कुछ लोगों को जो उसका सपोर्ट कर रहे थे उनको लगता था कि जो इंडिया के अंदर इनइक्वालिटीज है, मतलब कास्टों के बीच में इनइक्वालिटीज है, नीची कास्ट अपर कास्ट, तो जो नीचे वाली कास्ट है, लोअर कास्ट है, उनको ऊपर उठाने के लिए, उन्हें अच्छी पोजीशंस पे लाने के लिए, इक्वालिटी पे लाने के लिए जॉब रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, नेसेसिटेटेड है। वहीं पे दूसरे लोगों को क्या लगता था, अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब उनका क्या कहना था कि ये डिसीजन क्या करेगा, इन इक्वालिटी लेके आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी नहीं रह जाएगी। इक्वालिटी कैसे नहीं रह जाएगी? अब उनका एक और तर्क था, ये देखो, जैसे कि मान लो एक एक रिजर्व सीट है, ठीक है, एक ही वैकेंसी बची, बाकी सारी फुल हो गई। अब इसके लिए दो कैंडिडेट है, ये रिजर्व्ड सीट है। रिजर्व सीट कैसे, जबकि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व है। अब एक लड़का है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है, इसको मैं ओबीसी लिख देता हूँ, ठीक है, उसके मार्क्स आए 70%, ठीक है, 70% उसके मार्क्स है। और यहीं पे एक जनरल स्टूडेंट है, ठीक है, उसके मार्क्स आए 90%। तो अगर देखा जाए तो ये तो ज्यादा कैपेबल है इस सीट के लिए, बट इसको सीट ना मिलके इसको सीट मिलेगी ओबीसी वाले को, क्योंकि ये रिजर्व है। तो रिजर्व में इसके कितने भी मार्क्स आए हों, क्योंकि अब एक ही कैंडिडेट बचा है तो उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क्या बोला, इक्वालिटी नहीं रह जाएगी जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, और जिन्हें आना चाहिए अच्छा फ्यूचर नहीं रह जाएगा। तो ये उन लोगों का रीजन था, तर्क था, जो इसके अगेंस्ट थे। देखिए, देखते हैं आगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद उस पर डिसीजन लिए गए, नई गवर्नमेंट आई, उसने उसको फॉर्मली अनाउंस किया, ऑर्डर मेमोरेंडम निकाले, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह चालू हो गए, लोगों ने उसके अगेंस्ट जाने लगे, ठीक है, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। ठीक, अब उस देखते हैं उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन क्या हुआ, कैसे उसको सॉल्व किया गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ठीक, देखो पहले क्या हुआ, सब persons and associations opposed to this order filed a number of cases in the court। कुछ लोगों ने और कुछ संगठन एसोसिएशन ने क्या किया, उस ऑर्डर का अपोज किया, विरोध किया, उसके अगेंस्ट कई सारे केसेस फाइल करे कोर्ट में। ठीक, दे अपील टू द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से अपील किया कि इस मेमोरेंडम या इस ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए, इसे इनवैलिड अनाउंस किया जाए और इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए, ऐसा कोर्ट में उन्होंने अपील करी। ठीक, फिर उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सारे केसेस को जो अलग अलग जगह अलग अलग कोर्ट में फाइल हुए थे, इन सबको एक साथ लिए बंच किया, ऑल द केस, ऑल दिस केसेस टुगेदर। और इस केस को हम किस नाम से जानते हैं, दिस केस वाज नोन एज द इंदिरा सहाने एंड अदर्स, इंदिरा सहाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, क्योंकि इंदिरा सहाने भी थी और उसके साथ और भी लोग थे, तो इंदिरा सहाने एंड अदर्स एक तरफ हो गए और यूनियन ऑफ इंडिया एक तरफ हो गया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया केस, इस नाम से इसे जाना गया। फिर 11 जजेस, 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आर्गुमेंट सुनी, ठीक है, दोनों पक्षों की, मतलब जो उसके अगेंस्ट थे और जो उसके फेवर में थे, उन दोनों ही के आर्गुमेंट सुनी, बोथ साइड्स। फिर बाय अ मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने 1992 में डिक्लेयर किया कि वो जो ऑर्डर है, जो मेमोरेंडम निकाला गया है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो वैलिड है, सही है, इनवैलिड नहीं अनाउंस किया गया, उसे वैलिड अनाउंस किया गया। ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये भी बोला कि जो आपने ऑर्डर, ओरिजिनली ऑर्डर निकाला है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, उसमें चेंजेस करो। वो चेंजेस क्या होने चाहिए, well-to-do persons among backward classes should be excluded from getting the benefits of reservation।
कि जो बैकवर्ड क्लासेस में वो लोग हैं जो अच्छे पद पे हैं या उनकी सोशल स्टेबिलिटी है, सामाजिक स्थिति जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है या अच्छी है। मतलब जो जिन्हें रिजर्वेशन की नीड नहीं है, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन से बाहर रखा जाए, एक्सक्लूड किया जाए, ठीक है, एक्सक्लूडेड रहे वो, ठीक। फिर द डिपार्टमेंट ऑफ personnel and training issued another office memorandum on 8 सितंबर 1993, ठीक है। तो फिर उसी वापस डिपार्टमेंट ने, मतलब डिपार्टमेंट कौन सा, पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक और ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया। कब? 8 सितंबर 1993 को। और उसके बाद ये डिस्प्यूट फिनिश हो चुका था, फिनिश हो गया और ये रिजर्वेशन अनाउंस हो गया, ठीक है। इस तरीके से वो मेमोरेंडम फाइनली 1993 में इशू हुआ या लागू हुआ, ठीक है। देखो स्टार्ट कब हुआ, 1979 में कमीशन बना और मेमोरेंडम कब आया, 1993 में जाके आया, ठीक है। मतलब कंप्लीटली लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया 1993 में। तो कितने साल लग गए एक ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में, ठीक है, उसको बनने में। अब कुछ क्वेश्चंस है, मैचिंग है, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अपहेल्ड रिजर्वेशन एज वैलिड, उन्होंने रिजर्वेशन को वैलिड बताया था, ठीक है। फर्स्ट, कैबिनेट ने क्या किया था, बताओ कैबिनेट ने क्या किया था, मेड फॉर्मल अनाउंसमेंट अबाउट दिस डिसीजन। फॉर्मल अनाउंसमेंट करी थी किसने, कैबिनेट ने। कैबिनेट ने अनाउंस किया था, देखा था ना अभी हमने। प्रेसिडेंट ने क्या किया था, कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि 27% जॉब रिजर्वेशन होगा। प्रेसिडेंट ने फॉर्मली अनाउंस किया था डिसीजन को, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने क्या किया था, इम्प्लीमेंट क्या था इस डिसीजन को, इम्प्लीमेंटेड द डिसीजन बाय इशूइंग एन ऑर्डर, ठीक है। सो ये वीडियो यही फिनिश होती है, बाकी के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।